हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे, ज़बरदस्त और बिंदासी होंगे। दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई सोमेश वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस एग्जाम फैमिली में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं। आरआरबी ग्रुप डी के लगातार एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो हम आरआरबी ग्रुप डी में से जो भी जीके जीएस के क्वेश्चंस आते हैं उनको एनालिसिस करते हैं, उनका एनालिसिस लेकर के आते हैं। यानी कि कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हम आप तक पहुंचाते हैं, और कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है, यानी कि जिन क्वेश्चनों की आने की संभावना है साथ ही हम उन क्वेश्चनों को भी बताते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी के जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन हैं बनते हैं थोड़े बहुत ही क्वेश्चन है हमारे पास, तो हम जितने भी हैं उन क्वेश्चनों को कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं उन क्वेश्चनों से कि क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। हमने नोट भी कर रखे हैं वो क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन आया है। ये देखिए आपका क्वेश्चन आया है, आर्टिकल 280 पूछा गया है। इसमें पूछा गया है आर्टिकल 280 के बारे में। ठीक है साथियों, यानी कि आर्टिकल 280 के बारे में पूछा गया है कि आर्टिकल 280 में क्या है। तो आपको पता होना चाहिए साथियों कि आर्टिकल 280 की अगर यहाँ बात कही गई है तो आर्टिकल 280 के अंदर वित्त आयोग होता है। क्या होता है? वित्त आयोग। ठीक है साथियों, क्या होता है? ये वित्त आयोग होता है जो कि आर्टिकल 280 के अंदर आता है। जब आर्टिकल 280 की बात करिए तो यहाँ देखिए आप, आर्टिकल 280 जो आता है वो भाग कितने के अंदर आता है? वो आता है भाग 12 के अंदर। कितने के अंदर? भाग 12 के अंदर आपका आर्टिकल 280 आता है, जो कि 264 से लेकर के, यानी कि अनुच्छेद 264 से लेकर के 300 के का तक रहता है। कहाँ तक रहता है? 300 के का तक। ये 300 का जो आर्टिकल है, हम साथ ही इसको भी बता देते हैं कि ये 300 का जो आर्टिकल है, ये आपको पता होगा, ये है मौलिक अधिकार। यानी कि एक मौलिक अधिकार हुआ करता था। पहले मौलिक अधिकार थे, यानी कि मूल संविधान में वो 7 मौलिक अधिकार थे, और अब वर्तमान में मौलिक अधिकार की बात करें तो हमें 6 मौलिक अधिकार देखने को मिल जाएंगे। तो 7वां मौलिक अधिकार जो हटा दिया गया था वो था संपत्ति का अधिकार। कौन सा था? संपत्ति का अधिकार जो था उसको हटा दिया गया था। जब हटाया गया था तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा उसको हटाया गया था। संपत्ति के अधिकार से हटा, वो मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके वो 300 के काम में जा करके रख दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर 280 हमने आपको बताया कि 280 के अंदर क्या है? वित्त आयोग है। यहाँ पर वित्त आयोग की बात कही गई है, तो साथ ये भी देख लेते हैं कि जो वित्त आयोग है उसकी नियुक्ति कौन करता है। वित्त आयोग की नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति जो है वो वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। कितने वर्ष के लिए? वो करता है सीधे 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति जो है वो वित्त आयोग की नियुक्ति करता है। चलिए यहाँ पर ये बात कर लेते हैं कि वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में अगर तुम्हें वित्त आयोग के अध्यक्ष देखने को मिलेंगे, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में वित्त आयोग वो है एन सिंह, यानी नंद किशोर सिंह। ये हमारे वित्त आयोग हैं जो वर्तमान में है। कौन से नंबर के हैं? ये 15वें वित्त आयोग है। और 14वें वित्त आयोग की बात करें तो कौन है? वाई.वी. रेड्डी। कौन है? वाई.वी. रेड्डी जो हो जाएंगे हमारे, वो 14वें वित्त आयोग हो जाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो कि आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है इसमें कि अमृत महोत्सव कब से, यानी कि अमृत महोत्सव कब शुरू हुआ, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया है। अमृत महोत्सव कब शुरू हुआ? ठीक है, यानी कि शुरू होने की बात कही गई है कि अमृत महोत्सव जो है वो कब शुरू हुआ था। तो आपको बता दें जो अमृत महोत्सव शुरू हुआ था वो हुआ था 12 मार्च। कब हुआ था? 12 मार्च 2021 को हुआ था। अभी अगर आपको बताएं तो अमृत महोत्सव की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। कौन सी? 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है साथियों, 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है जो कि अमृत महोत्सव की रही है। अब ये कब तक चलेगा? तो ये चलेगा 15 अगस्त 2023 तक। कब तक चलेगा ये? 15 अगस्त 2023 तक, जो कि अमृत महोत्सव जो है वो शुरू हुआ था 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ था, और 15 अगस्त 2023 तक इसका अंतिम दिन होगा। ठीक है कि नहीं? और 75वीं वर्षगांठ जो थी वो इस साल मनाई गई है। ठीक है साथियों, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ हुआ होगा, यानी कि इसमें इन फ्यूचर के लिए पूछा है कि हॉकी वर्ल्ड कप जो होगा इंडिया के अंदर वो कहाँ होगा। हॉकी आपको पता भी होगा कि हॉकी वर्ल्ड कप आने वाला है कि नहीं। तो हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ होगा, ऐसा क्वेश्चन है कि हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ होगा। तो आपको पता होना चाहिए जो हॉकी वर्ल्ड कप है वो इंडिया के अंदर कहाँ होगा। इसको इधर से साफ कर लेते हैं। इंडिया के अंदर हॉकी वर्ल्ड कप की बात कही गई है, तो हॉकी वर्ल्ड कप आखिर होगा कहाँ। तो ये देखिए हम आपको बता देते हैं, हॉकी वर्ल्ड कप की बात कही गई तो हॉकी वर्ल्ड कप आपको पता होगा वो होगा उड़ीसा के अंदर, ठीक है कि नहीं। उड़ीसा के अंदर होगा, और वो भी इंडिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। कौन सा, बिरसा मुंडा स्टेडियम के अंदर, बिरसा मुंडा स्टेडियम है। तो बिरसा मुंडा स्टेडियम होगा, ये कहाँ पर पड़ता है, उड़ीसा के अंदर बिरसा मुंडा स्टेडियम, राउरकेला में, भुवनेश्वर। कहाँ पर, राउरकेला, जो कि भुवनेश्वर में है, ठीक है। कहाँ पर है, भुवनेश्वर में। राउरकेला बिरसा मुंडा स्टेडियम, राउरकेला, भुवनेश्वर के अंदर, ठीक है। अगर यहाँ पर राउरकेला की बात कही गई है तो आपको ये भी पता होगा कि राउरकेला जो है वो राउरकेला भुवनेश्वर के अंदर ही, यानी कि उड़ीसा के अंदर ही राउरकेला जो है वो एक क्या है, स्टील प्लांट भी है। क्या है, स्टील प्लांट। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि उड़ीसा के अंदर ही आपको राउरकेला स्टील प्लांट देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, स्टील प्लांट, यानी कि राउरकेला स्टील प्लांट जो देखने को मिलेगा वो आपको मिल जाएगा। और इसकी जो स्थापित यानी कि ये स्थापित हुआ था, तो कब हुआ था, 1959 के अंदर ये स्थापित हुआ था, और वो भी जर्मनी की सहयोग से, यानी कि जर्मनी के सहयोग से राउरकेला स्टील प्लांट जो था वो स्थापित हुआ था। इंडिया के अंदर दो और हैं, यानी कि तीन स्टील प्लांट हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो राउरकेला पहला हो गया, दूसरा है आपको पता होगा भिलाई स्टील प्लांट। क्या है, भिलाई स्टील प्लांट है। ये जो था वो 1955 में स्थापित हुआ था, वो भी रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से, रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था भिलाई स्टील प्लांट। एक और है जो आपको देखने को मिल जाएगा, भिलाई स्टील प्लांट जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर है साथियों, ठीक है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर है, और राउरकेला आपको पता है उड़ीसा के अंदर है। एक और है, उसका नाम है, आपको पता होगा, स्टील प्लांट है भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़। एक है दुर्गापुर, कौन सा है, दुर्गापुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, जो कि आपको वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर देखने को मिल जाएगा। और 1956 में इसका ये, यानी कि 1956 में इसकी स्थापना हुई थी या स्थापित हुआ था, ठीक है। और ये जो बना था वो बना था ब्रिटेन के सहयोग से। किसके सहयोग से, ब्रिटेन के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था, ठीक है साथियों। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, कौन सा, हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ होगा, जो कि होगा, ये भी बता देते हैं आपको, ये 2023 में होने वाला है। कब, 2023 के अंदर ये होने वाला है, बिरसा मुंडा स्टेडियम, राउरकेला, भुवनेश्वर के अंदर, उड़ीसा के अंदर, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, और जो भी संभावना बनती है वो हमने आपको क्वेश्चन भी बताए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यही देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार की बात करी गई है। अधिकार किस अनुच्छेद में है, ऐसा कुछ पूछा गया है कि स्वतंत्रता का अधिकार है वो आर्टिकल कितने में है, यानी अनुच्छेद कितने में है। तो हम आपको बता दें जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो एक क्या है, वो एक मौलिक अधिकार है। हमने आपको भी बताया कि वर्तमान में मौलिक अधिकार की बात करें तो वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं 6, उससे पहले हुआ करते थे मूल संविधान में 7। संपत्ति के अधिकार को उठा दिया गया है, 300 के काम में जाकर के रख दिया गया है, ठीक है। 6 मौलिक अधिकार हैं, उसमें से एक ये है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि किस में है, किस अनुच्छेद में पाया जाता है, वो 19 से लेकर के 22 अनुच्छेद तक रहता है, यानी कि 19 से 22 के बीच में आपका स्वतंत्रता का अधिकार रहता है। हमने इससे पहले पिछली वाली वीडियो में संविधान जो है, पूरे संविधान को कैसे याद किया जाए वो एक बेस्ट तरीका बताया, तो आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हो, हम डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक डाल देंगे, ठीक है। तो ये देखिए 6 कौन कौन से हैं। एक होता है समता या समानता का अधिकार, जो कि 14 से लेकर के 18 तक होता है, ठीक है। दूसरा हमने आपको बता दिया स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से लेकर के 22 तक होता है। तीसरा होता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है, वो 23 से लेकर के 24 तक होता है। 5वां आपका होता है धार्मिक, कौन सा,
धार्मिक संस्कृति अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी होता है, जो आपका 25 से लेकर के 28 तक होता है साथियों, 25 से लेकर के 28 तक होता है। एक होता है संस्कृति यानी शिक्षा संस्कृति अधिकार, यानी संस्कृति या शिक्षा संबंधित अधिकार होता है, वो आपका होता है 29 से 30 तक, ठीक है साथियों। और एक और होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 के अंदर होता है, ठीक है साथियों। ये होते हैं आपके अधिकार, कौन से? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकारों की जब बात कही गई है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मौलिक अधिकार हैं वो भाग 3 के अंदर आते हैं। किसमें? भाग 3 के अंदर। कहाँ से? 12 से, यानी अनुच्छेद 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक रहते हैं आपके मौलिक अधिकार। कितने में? भाग 3 में। आपको ये भी पता होगा कि संविधान के अंदर जो भाग हैं वो 22 हैं। अनुच्छेद की बात करें तो 395 प्लस आपके अनुच्छेद हैं वर्तमान के अंदर, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, इसको साफ कर लेते हैं इधर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करेंगे हम, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आया है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? यानी कि इसमें कुछ क्वेश्चन आया है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बारे में पूछा है कि यार ज्ञान की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को कहाँ पर हुई थी, ठीक है। तो हम आपको बता दें, आपको वैसे भी पता होगा कि महात्मा बुद्ध जो हैं वो बौद्ध धर्म के संस्थापक है कि नहीं? कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध। अगर इनके जन्म की बात करें, क्या इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था वो 563 BC में हुआ था। BC यानी कि ईसा पूर्व, ठीक है कि नहीं? कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था इनका जन्म, ठीक है कि नहीं? इनके बचपन के नाम की बात करें, बचपन के नाम की बात करें तो आपको पता होगा सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। और इनको ज्ञान की जब प्राप्ति हुई थी तो वो हुई थी बोध गया के अंदर। कहाँ हुई थी? बोध गया, जो कि आपको पता होगा कहाँ पर पड़ता है? बिहार के अंदर पड़ता है ये आपका बोध गया। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उस समय पर यानी कि 29 वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था। क्या किया था? गृह त्याग किया था, जिसको महाविनिष्क्रमण बोलते हैं। गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? गृह त्याग की घटना को कहते हैं हम महाविनिष्क्रमण। उसके 6 वर्ष बाद यानी कि 35 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या होती है? बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो कि बोध गया में हुई थी, ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब बात करते हैं हम, यानी कि महात्मा बुद्ध ने उपदेश भी दिए थे। कहाँ दिए थे? महात्मा बुद्ध का जब प्रथम उपदेश था, यानी कि महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश की बात करें तो उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? तो सारनाथ में इनका पहला उपदेश दिया गया था। सारनाथ आप जानते हो यूपी के अंदर पड़ता है। सारनाथ दिया, इन्होंने पहला उपदेश दिया था, यानी कि पंच क्या बोलते हो उसे? पंच ब्रह्मपुत्र को, या ब्रह्मपुत्र बोल सकते हो या पंच ब्राह्मण बोल सकते हो आप, ठीक है। तो उनको पंच ब्राह्मण को इन्होंने पहला उपदेश दिया था। यूपी के अंदर सारनाथ पड़ता है आपका, ठीक है। और कौन सी भाषा में? पाली भाषा। इनकी भाषा कौन सी थी? पाली भाषा में इन्होंने उपदेश दिए थे, ठीक है साथियों। इनके अंतिम उपदेश की बात करें, यानी कि इनका अंतिम उपदेश जो था वो कहाँ था? यानी कि इनके अंतिम उपदेश की बात करें तो इनका जो अंतिम उपदेश था वो हुआ था आपका, इन्होंने जो अंतिम उपदेश दिया था वो दिया था पावापुरी, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के अंदर ही पड़ता है वहाँ पर। यानी कि कुशीनगर की बात करते हैं हम, कुशीनगर में इनका अंतिम उपदेश था, यूपी के अंदर ही पड़ता है, ठीक है कि नहीं। और यहीं पर इनकी क्या हो जाती है? यहीं पर इनका अंतिम संस्कार होता है, यानी यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु जो होती है वो होती है 483 ईसा पूर्व में। कब होती है? 483 ईसा पूर्व के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है साथियों। बौद्ध धर्म के अंदर बौद्ध संहिता भी हुई थी, यानी कि बौद्ध धर्म के अंदर 4 बौद्ध समिति हुई थी। एक चौथी बौद्ध समिति की बात करते हैं कि चौथी बौद्ध समिति इसकी कब हुई थी? तो चौथी बौद्ध समिति जो है वो हुई थी कनिष्क के समय में। कब हुई थी? कनिष्क के समय में हुई थी चौथी बौद्ध समिति। और उस समय पर अध्यक्ष हुआ करते थे आपके वसुदेव। कौन से? वसुदेव वहाँ के अध्यक्ष थे, ठीक है कि नहीं। चौथी बौद्ध समिति जो हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। वसुदेव अध्यक्ष हुआ करते थे। बौद्ध समिति हुई कहाँ थी? तो आपको पता होगा कुंडलवन कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर के अंदर पड़ता है, आपको पता होगा कुंडलवन कश्मीर के अंदर पड़ता है। वहाँ पर इनकी चौथी बौद्ध समिति होती है। जब चौथी बौद्ध समिति होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि चौथी बौद्ध समिति के अंदर बौद्ध धर्म का विभाजन हो जाता है। बौद्ध धर्म का क्या होता है? विभाजन। यानी कि बौद्ध धर्म का विभाजन होता है।
बौद्ध धर्म का साथियों क्या होता है, विभाजन होता है। जब विभाजन होता है तो दो भागों के अंदर होता है, एक होता है हीनयान, क्या होता है हीनयान, दूसरा है आपका महायान, क्या है महायान, यानी कि विभाजन हो जाता है दो गुटों के अंदर, हीनयान और महायान के अंदर। ठीक है साथियों, तो ये बौद्ध धर्म का क्या था, ये क्वेश्चन आया था बौद्ध धर्म का, जो हमने आपको बताया कि बौद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है, तो बोध गया के अंदर महात्मा बुद्ध की क्या होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है उन्हें। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहले इसको साफ कर लेते हैं जिससे आपको भी कोई तकलीफ ना हो और हमको भी कोई तकलीफ ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, उस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम आपसे। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई। ठीक है, चलिए देखिए भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है। यहाँ पर है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत की बात कही गई है कि तिब्बत में क्या कहा जाता है, यानी कि क्या नाम है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है, या किस नाम से जानते हैं, या फिर क्या नाम है ब्रह्मपुत्र का। तो आपको पता होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से, सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। जब दोस्तों ब्रह्मपुत्र की बात कही गई है तो ब्रह्मपुत्र से और भी कुछ देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र की अगर टोटल लंबाई की बात करें हम, किसकी टोटल ऑफ लंबाई की बात करें, तो टोटल ऑफ लंबाई आपको 2900 किलोमीटर को देखने को मिल जाएगी। कितनी, 2900 किलोमीटर की इसकी पूरी लंबाई होती है। ठीक है, अगर इंडिया के अंदर की बात करें कि इंडिया के अंदर ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है, तो वो 916 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम आपसे बात करें ब्रह्मपुत्र जो है वो भारत की सबसे चौड़ी नदी है, यानी कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो वो ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है कि नहीं। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ये भारत के अंदर, यानी कि भारत के अंदर कहाँ से प्रवेश करती है, तो भारत के अंदर ये प्रवेश करेगी आपकी अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है कि नहीं, अरुणाचल प्रदेश से ये प्रवेश करती है। बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों की बात करें, किसकी, सहायक नदियों की बात करें, तो सहायक नदियाँ इसकी होती हैं, आपको पता होगा दिहांग, लोहित, दिहांग भी है, लोहित भी है, आपकी केमांग भी है, कामेंग है, सॉरी कामेंग है, कामेंग है, सुबनश्री है, सुबनश्री है, धनसिटी है, यानी कि दिहांग है, लोहित है, कामेंग है, सुबनश्री है, धनसिटी है, ये इसकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ठीक है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर लोहित की बात करिए, दिहांग की बात करिए, इसकी सहायक नदियाँ होती हैं। तो आपको पता होगा कि असम के अंदर, कहाँ पर, असम के अंदर, असम के अंदर यानी कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पर है, तो वो असम के अंदर है। कौन सा है, मांजुली, यानी कि मांजुली नदी द्वीप है। क्या है, नदी द्वीप, मांजुली नदी द्वीप कहाँ पर है, असम के अंदर मांजुली नदी द्वीप है, जो कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। अगर आपसे ये भी पूछे कि विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप भी असम के अंदर ही है। कहाँ पर है, असम के अंदर है, उसका नाम है उमानंदा। क्या है, उमानंदा जो है वो भी असम के अंदर ही पाया जाता है। ब्रह्मपुत्र की बात कही गई है, तो ब्रह्मपुत्र की देखिए कि ब्रह्मपुत्र और गंगा, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र दो नदियाँ, यानी कि दो नदियों का जब संगम होता है, मिलती हैं, तो ये एक क्या बनाती हैं, ये एक डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है, डेल्टा, जिसे बोलते हैं हम सुंदरवन का डेल्टा। क्या, सुंदरवन का डेल्टा। तो ये सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं, जो कहाँ पर, पश्चिम बंगाल के अंदर। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल के अंदर। आपको पता होगा सुंदरवन के डेल्टा होते हैं, और वहाँ पर जो पेड़ पाए जाते हैं, वो कौन से पेड़ पाए जाते हैं, वृक्ष, वो पाए जाते हैं मैंग्रोव वृक्ष, मैंग्रोवन वृक्ष पाए जाते हैं। वो कहाँ पर पाए जाते हैं, आपके सुंदरवन यानी कि पश्चिम बंगाल के अंदर पाए जाते हैं। और गंगा और ब्रह्मपुत्र क्या बनाती है, सुंदरवन का डेल्टा, यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती हैं। ठीक है साथियों, तो साथियों यही था इस क्वेश्चन में, यानी कि यही हमारे क्वेश्चन थे। ठीक है कि नहीं, जो हमने आपको अभी बताई, जैसे कि असम में उमानंदा नदी, असम के अंदर मांजुली द्वीप। ठीक है कि नहीं। अच्छा, यहाँ असम के अंदर एक चीज़ और रह गई है, आपको पता होगा असम के अंदर एक क्वेश्चन बड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और वो काफ़ी दिनों से और काफ़ी एग्जाम्स के अंदर आया भी है, आरआरबी ग्रुप डी में कई चीज़ों के अंदर आया है। वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है,
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी क्वेश्चन आ रहा है, यानी काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग वाली गणा के लिए जाना जाता है, वो कहाँ पर है, असम के अंदर ही है, ठीक है। नहीं, असम के अंदर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि एक सींग वाली गणा के लिए जाना जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी आ रहा था, तो हमने साथ ही ये भी आपको बता दिया, ठीक है। तो इसको विशेषकर ध्यान रखें आप। तो दोस्तों बस यही था इस वीडियो में, ठीक है कि नहीं। तो हमें कमेंट कर आप जरूर बताइए कि ये क्वेश्चन आप करके आए या नहीं करके आए, हमें कमेंट कर जरूर बताइए, ठीक है साथियों। और ऐसे ही जैसे ही प्रिपेयर होता है आरआरबी ग्रुप डी का, तो हम जीके जीएस का एनालिसिस लेकर के आ जाते हैं, ठीक है साथियों। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।